हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं कि अपने कंपनी में कैसे जीएसटी का फीचर्स इनेबल करते हैं और जीएसटी का फीचर्स इनेबल करते समय क्या क्या फीचर्स इनेबल करने होंगे, किसमें क्या हमें डालना है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। चलिए, मैंने अपना कंपनी यहाँ पे ओपन कर लिया, आप भी ओपन कर लोगे ना। कल ओपन करना हमने बताया था। अब कंपनी ओपन करने के बाद से हमें जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होगा। तो देखो, जब भी हमें कंपनी में अपने कोई फीचर्स इनेबल करने होते हैं तो हम लोग दो ऑप्शन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक फीचर्स का, एक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड हमको फीचर्स इनेबल करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब फीचर्स मिलेगा कहाँ पे? बहुत सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ पे जो कंपनी का मेनू दिखाई दे रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो यह ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया है। और नीचे देखो ऑप्शन दिया कॉन्फ़िगर, दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा है? उसके बाद से यहाँ पे लिखा है फीचर्स, और फीचर्स के लिए शॉर्टकट के लिखा है या फिलेवे। मतलब अगर कोई पूछे फीचर्स के लिए शॉर्टकट की क्या होता है तो क्या जवाब देंगे? जी, या फिलेवन। अब हम यहाँ पे आएंगे फीचर्स पे, या फिलेवन दबा दीजिए आप। फीचर्स पे आ गए। अब ये पूछा जाता है किस पे, किस कंपनी में फीचर्स इनेबल करना है। ठीक है, एलटीडी वाले में या प्राइवेट लिमिटेड वाले में? तो प्राइवेट लिमिटेड वाले में। और देखो, जब हम कंपनी बनाए थे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आया था, फिर से वो ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन आज हमको जीएसटी से रिलेटेड काम करना है, इसीलिए यहाँ पे देखो ऑप्शन है टैक्सेशन। दिख रहा है आपको ना? जीएसटी क्या है? एक टैक्स है ना। और कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, पढ़ाया था, इतना जल्दी भूल गया आप लोग। तो देखो यहाँ पे लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। और यहाँ पे क्या है? यस। तो पहले से यस है, अगर नो है तो यस कर देना। यस है तो कोई बात नहीं, क्लिक कर देना उसी पे और इंटर दबाना। जब इंटर बटन दबाओगे आप लोग, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब हमको अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करना है किसमें क्या लेना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी डिटेल में पहला ही पूछा जा रहा है यहाँ पे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हेडिंग स्टेट, मतलब आपका व्यापार जिस स्टेट में चलता है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, उस स्टेट का आपको नाम देना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ गया है। अब क्यों आ गया है? क्योंकि कंपनी बनाते समय उत्तर प्रदेश डाला था, इसलिए बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से कोई दूसरा स्टेट सेलेक्ट हो चुका है तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तो गलत हो जाएगा। किस मामले में गलत हो जाएगा? जब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे जो आपका व्यापार चल रहा है, जिस स्टेट में चल रहा है वही स्टेट भरना है, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है वही स्टेट भरना है। तो यूपी में है तो हमने यूपी भर दिया, उत्तर प्रदेश। अब इंटर दबा देंगे। नेक्स्ट अगला है रजिस्ट्रेशन टाइप। क्या दिया है? रजिस्ट्रेशन टाइप। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक कंपोजिशन और दूसरा रेगुलर।
तो मैंने याद करो पढ़ाया था जीएसटी में, जब हम लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कंपोजिशन डीलर और एक रेगुलर डीलर। रेगुलर डीलर कब? जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, या उससे कम है, वह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसमें? रेगुलर में। लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो अनिवार्य रूप से कराना होगा। लेकिन 1.5 करोड़ से कम हो तो किसमें जाएगा? जी। अब यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है, अब दो ऑप्शन दिए हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर व्यापारी भी रेगुलर में ही कराते हैं, इसमें कराते हैं, रेगुलर में ही कराते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे क्या? रेगुलर। और रेगुलर लेने के बाद से देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अदर टेरिटरीज, मतलब अगर किसी यूनियन टेरिटरी से आते हैं आप तो इसको यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। तो आप बताओ यूपी क्या है? यूनियन टेरिटरीज है? नहीं है। अगर आता है तो उसको यस करना है, नहीं आता है तो नो ही रहने देना है। उसके बाद से फिर से जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब आपकी कंपनी में जीएसटी एप्लीकेबल कब से हो, मतलब जीएसटी पे काम कब से करना चाहते हो, किस डेट से करना चाहते हो, वह डेट बताओ। तो आप बताओ, व्यापार जब हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो मई जून लेंगे क्या? नहीं। अगर मई जून लेते तो दिक्कत होगा, अगर जुलाई ले लिया तो समझ जाओ इससे पहले जितने मंथ आएंगे अप्रैल तक, ठीक है, वह कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और वहां पे जीएसटी फीचर से नहीं उठा पाएगा। इसीलिए हम लोग 1 अप्रैल से लेते, उसके बाद जितने मंथ आएंगे इसके बीच ही आएंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल पहले से है तो 1 अप्रैल ही रहने देंगे। हाँ, ईयर जो है वो ईयर रहने देंगे, चेंज हमको नहीं करना इसमें। नेक्स्ट अगला है जीएसटी नंबर, और मैंने इसके बारे में भी पढ़ाया था अच्छे से। बताओ जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, याद है ना आपको? चलिए, तो यहाँ पे मैंने बताया था, तो जाहिर सी बात है, हमने रजिस्ट्रेशन जब कराया है, अब चाहे रेगुलर में कराया हो चाहे कंपोजिशन में कराया हो, जीएसटी नंबर मिला होगा ना, वही जीएसटी नंबर यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे हम भर देते हैं और नोट्स में आपके दिया वही देख के भर लीजिएगा। ठीक है तो वही मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, जो जीएसटी नंबर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे। अब देखो यहाँ पे पूछे जाते हैं कि जो ये रिटर्न भरेंगे GSTR1, वो मंथली भरेंगे या क्वार्टरली भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्नओवर के हिसाब से चला जाता है। तो बताओ, रेगुलर ज्यादातर क्या भर सकते हैं? दोनों भर सकते हैं, मंथली भी भर सकते हैं और क्वार्टरली भी भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रूल बनाए गए हैं। देखो यहाँ पे रूल क्या बनाया गया है, यदि कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो क्या करेंगे जी? क्वार्टरली सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि 1.5 करोड़ से ज्यादा हो तो मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं, करना होगा, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे आएंगे और इसको मैंने क्या किया, मंथली रहने दिया। और यहाँ पे भी कोई फीचर्स हमको इलेबल नहीं, डिसेबल नहीं करना है। हाँ, एक ऑप्शन इसके बारे में थोड़ा समझ लेना, ये कई लोग करते हैं, कभी कभी आता है, जरा सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, ये एडिशनल फीचर्स है, ये जब जब रिक्वायरमेंट होगा अपने हिसाब से ऐड करते रहेंगे। मतलब सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल का इस्तेमाल वहां पे करेंगे, ऐसी कंपनी, ऐसा फर्म, ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक टैक्स रेट हो, मतलब ऐसे प्रोडक्ट पे डील कर रहा है जहाँ पे जितना उसके पास सामान पड़ा हुआ, प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, सब पे 5% टैक्स लागू होता है। ना लागू होता है, 5% ही लागू होता है, या 12% ही लागू होता है, या 28% ही लागू होता है। मतलब कोई एक फिक्स परसेंट पे वो ब्रांड है उसका, और उस पे बिजनेस चलाता है, करता है, खरीदते समय बेचते समय, तो वो रेट भर सकता है, डिटेल भर सकता है, 5%, 12%, 3%। तो हमेशा क्या होगा, वो कैलकुलेट होता रहेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा व्यापारी है जो 5% वाला भी प्रोडक्ट बेचता है, 12% वाला भी बेचता है, ठीक है, 18% वाला भी बेचता है, 28% वाला भी बेचता है, 3% वाला भी बेचता है, तो यहाँ भरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर एक भर देंगे ना तो हर जगह जीएसटी वही उठाएगा।
5% भर देंगे तो 5% आएगा, 12% भर देंगे तो 12% आएगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। अब 28% वाला है और 12% उठेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, कैलकुलेशन करने में नुकसान हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट को हमको जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे नो ही रहने देते हैं, कुछ करते नहीं है। ठीक है, अमाउंट नहीं भरते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर फिक्स है कि नहीं बाबू हम कपड़ा ही केवल बेचते हैं और 5% वाला ही है, 12% वाला ही है, तो आप यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, मतलब आप कपड़ा चाहे कोई ब्रांड हो, कपड़े पे एक फिक्स परसेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, एक उसमें फिक्स परसेंट है। अब रिचार्ज किसी कंपनी का हो, सब पे 18% टैक्स है। ठीक है, अब ऐसा नहीं ब्रांड कंपनी चेंज हो जाएगा तो टैक्स चेंज हो जाएगा, मतलब एक समान नेचर वाले को एक टैक्स कैटेगरी में रखेंगे, समझे? तो कहोगे नहीं जियो वाला 18% और वोडाफोन वाला 12%। चलिए, तो यहाँ पे आएंगे, कुछ नहीं करना हमको, क्या करेंगे यहाँ से, नो नो ही रहने देंगे। उसके बाद से देखो लिखा है इनवाइस फीचर्स। अब इनवाइस फीचर्स का मतलब क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि अगर आप कोई इनवाइस इशू करते हो और वह बिल जो इनवाइस आप इशू कर रहे हो अगर 50,000 से ज्यादा होता है, कितने से 50,000 से ज्यादा होता है एक ही बिल में, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मतलब ई वे बिल जनरेट करना होगा, जिसे बोलते हैं ई वे बिल, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल। क्या जनरेट करना होगा, ई वे बिल जनरेट करना होगा। कितने से ज्यादा होगा, 50,000 से ज्यादा होगा। लेकिन ये कब अप्लीकेबल होता है, बहुत जरूरी कब होता है, जब उस सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं गाड़ी के माध्यम से, तो रास्ते में लोग सेल टैक्स वाले रोक देते हैं, तो मांगते ही वे भी। और गवर्नमेंट ने ऐसा अलाउ किया, रूल बना दिया है कि अगर कोई गुड्स एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और उस गाड़ी में अगर 50,000 से ज्यादा का माल है तो उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, अनिवार्य। अगर नहीं करेगा तो दिक्कत हो सकती है। मतलब ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑनलाइन जनरेट होता है, कहाँ पे, जीएसटी के पोर्टल। तो आज तो अभी जनरेट करने वाले नहीं है, बस इतना समझना इनवाइस फीचर्स मतलब, या हमारी जब इनवाइस जनरेट करेंगे ना या उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है ये भी एप्लीकेबल, उन्होंने जी सर जब आपने रूल बनाया तो एप्लीकेबल करना ही करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, और कर देंगे तो फायदा होगा। बार बार वहां पे एरर मैसेज देगा, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको देगा जिससे हमको पता चलेगा बाबू हाँ 50,000 से ज्यादा बिल हो चुका है, चलो ई बिल जनरेट कर दे। अगर नो कर देंगे तो पूछेगा ही नहीं, और आगे चल के हम ही नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत हो सकती है हमारे लिए। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये ऐसी रहने देंगे। उसके बाद से पूछा जरा, देखो ईवे बिल एप्लीकेबल बोला यस, फिर अगला पूछे जरा ईवे बिल एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से हो, तो 1 अप्रैल से ही हो। ठीक है, उसके बाद से बताया जा रहा है कि देयर सोल्ड लिमिट इंक्लूडेड, तो इनवाइसेस पे होगा, लिमिट कितना दिया गया है 50,000, बोलो 50,000 ही दिया गया है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट अगला है अप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट, हाँ बोलो क्या, अब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना ही दिया 50,000 से ज्यादा रहेगा तो अमाउंट कम पे। ठीक है, अरे उतना उससे कम रहेगा तो उतना ज्यादा उसको हुआ नहीं रहता, जब अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है और सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो लिमिट रखा है 50। ठीक है ना, ये कुछ सोच समझ के रख दिया होगा, इससे ज्यादा होगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और कम थोड़ा अमाउंट रहता तो उसमें ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करता। ठीक है, मतलब ज्यादा अमाउंट रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, टैक्स ज्यादा चोरी होती है। ठीक है, ईमेल ना जनरेट करेंगे लोग तो। ठीक है, तो इसे ईमेल जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, मतलब इतना समझ जाओ, ये इसीलिए लाया गया है कि टैक्स की चोरी थोड़ा कम हो। ठीक है, नहीं तो पहले दिक्कत क्या होती थी, 2 लाख रुपए का माल था और दिखाते थे बिल में 50,000, और रास्ते में कोई जल्दी रोकता नहीं था, बिल दिखा देते चले जाते, टैक्स कम जमा करना पड़ता था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना पड़ेगा, तो जितना होगा उतना ही देना पड़ेगा। तो डिटेल में सीखेंगे, मतलब लिमिट रखा है 50 पर, इससे कम नहीं रखा, इससे कम उतना ज्यादा बहुत ज्यादा उसको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ 50 उन्होंने रखा है, क्योंकि आम आदमी 30-40 का हमेशा खरीद के लेके जाता है, तो हम कितना ही बिल जनरेट करेंगे बताइए। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट रखा है, ज्यादातर व्यापारी जो होंगे तो 50 से ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे तो उनको कराना ही कराना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, तो हमको दिखाना पड़ेगा रिपोर्ट के तौर पे, ई बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं रोक सकता है कोई भी गाड़ी आपका, तो बताएंगे सर ये हमारा ट्रांसफर हुआ घर, ठीक है हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इस कारण हम ठीक है लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर व्यापारी नहीं हो फिर भी लेके जा रहे हो ना गाड़ी से, तो रोक सकते हैं लोग, इतने का माल जो जा रहा है, ये सामान जा रहा है, कहाँ जा रहा है,
तो आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, भले व्यापारी हो या ना हो। चलिए यहाँ पे लिमिट देखो, फिर से नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट पढ़ाया था ना, मतलब इंट्रा स्टेट में भी एप्लीकेबल हो। हमने बोला जी सर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है हमारे लिए। इंट्रा स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य हुआ, अली पढ़ाया, सेम राज्य सेम स्टेट हो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। ठीक है, लोकल ट्रांजैक्शन, ठीक है, और इंटर स्टेट में होगा ही होगा। उसके बाद से लिमिट 50 दी दिया है। ठीक है, प्रिंट ईवे बिल विथ इनवाइसेस अभी नहीं करना है, ई इनवाइस एप्लीकेबल इसको भी अभी नहीं करना है। इंटर और क्या कर देना है यहाँ से, एक्सेप्ट। और कर टीडीएस भी नहीं, टीडीएस अभी नहीं काटना है, एक्सेप्ट करना। फीचर्स इनेबल हो गया, बैक आ जाएंगे। अब को सर कैसे पता चला इनेबल हुआ है, तो वहां से यस किए है ना, वही ऐसी होगा, और वहां पे फिर से जाके डिटेल देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा डिटेल नहीं है कि यहाँ पे जीएसटी दिखने लगे, क्योंकि अभी लेजर उजर कुछ बनाए नहीं, कोई काम नहीं किए हैं, बस फीचर्स इनेबल किए हैं। क्लियर है। अब यही आपके नोट्स में लिखा गया, पढ़ लेना धीरे धीरे कि यहाँ पे क्या होता है, स्टेट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होता है, अदर टेरिटरीज क्या होता है, जीएसटी नंबर क्या होता है, एप्लीकेबल फ्राम क्या होता है, पीरियोडिसिटी ऑफ द जीएसटी R1 क्या होता है, सब लिखा है ना। और मैं समझा दिया हूँ, आप लोग एक एक करके पढ़ते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला हमारा ऑप्शन हुआ है मास्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना समझना, टैली में अगर मास्टर आपको नहीं आता है ना, तो टैली में आप काम नहीं कर पाओगे। मतलब टैली में अगर मास्टर ऑप्शन के बारे में आपको सही से पता नहीं है, तो आप टैली में काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मास्टर से ही सब कुछ होता है। अगर मास्टर आप सही से क्रिएट नहीं करते हो, तो आप आसानी तरीके से टैली में कोई ट्रांजेक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, कोई रिपोर्ट देख पाओगे। अब मास्टर का मतलब यहाँ पे क्या है समझिएगा। तो देखिए बताया जा रहा है कि मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। ठीक है, ये ऐसे अकाउंट थ्रेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं। इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है, और मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब समझने की कोशिश करना, मतलब यहाँ पे इस मास्टर का मतलब यह है, बोला गया ना मास्टर, ठीक है, अकाउंटिंग एक प्रकार के ऐसे कंटेनर होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, सारे रिकॉर्ड, ठीक है, सारे लेजर, सारे अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। अब कैसे, मतलब समझिए, जैसे कंटेनर आप देखते हो कि मैक्सिमम सामान उसमें लाके रख दिए जाते हैं, ठीक है, और जहां पे जाना आराम से चला जाता है। वैसे जब टैली में लोग काम करने जाएंगे ना, तो अगर मान लो कोई आइटम हमको क्रिएट करना है, और क्या बेचना है और क्या खरीदना है, तो उसके लिए जो आइटम हम क्रिएट करेंगे, डेल कीबोर्ड या हम पीसी या फैन या प्रोजेक्टर, तो उसके लिए वह आइटम क्रिएट करने के लिए एक स्थान बनाया गया है, जिसे बोलते हैं मास्टर। मतलब उस आइटम को क्रिएट करने के लिए हमको मास्टर में जाना पड़ेगा, और मास्टर के सारे जितने हमारे बिजनेस में आइटम्स हैं, ठीक है, उस आइटम्स को हमको क्रिएट करने पड़ेगा। ठीक है, अब कौन कौन से आइटम्स है, तो जब खरीदेंगे बेचेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद से और भी बहुत सारे लेजर हमारे आते हैं। अब लेजर का क्या मतलब है, मतलब लेजर का मतलब, जैसे आपको मैं सामान बेच रहा हूँ, तो आप मेरे कस्टमर हो, तो आपका कोई ना कोई नाम होगा, देखिए ए बी सी जो भी है। मान लो मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए के नाम से हमको लेजर बनाना पड़ेगा। अब वो लेजर बनेगा कहाँ से, तो वो लेजर हमारा मास्टर से ही जाके बनता है। समझे, कहाँ से बनता है, मास्टर से ही जाके बनता है। चलो, हम कुछ एक्सपेंस किए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए। अब क्या क्या एक्सपेंसेस किए, ठीक है, तो सपोज मान लो हमने सैलरी दे दिया। अब सैलरी जो दिया, तो किसको दिया, तो मैंने बोला सैलरी ऑफ एस के, सैलरी ऑफ पीके। अब जिसको सैलरी दे रहे हैं उसका नाम से हमको लेजर बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम लोग मास्टर में जाते हैं। मतलब मास्टर समझ जाओ, अगर टैली में कोई काम करना है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो मास्टर ही होता है। मतलब बिना मास्टर का हम अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, कोई बाउचर क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है, और ना कोई रिपोर्ट जनरेट कर सकते, ना कोई रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मास्टर बनाए गए। जैसे मान लो अब 3-4 टीचर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब 3-4 टीचर हैं और सबका सब्जेक्ट अलग अलग है, कोई मैथ पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई कंप्यूटर पढ़ाता है।
तो जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस टीचर के पास हम जाएंगे। अब मैथ हमको पढ़ना है तो मैथ वाले के पास जाएंगे, इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश वाले के पास जाएंगे। तो ऐसे मास्टर में भी बहुत सारे हैं। अब जैसा काम होता है वैसे लोगों के पास हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है अकाउंटिंग मास्टर। अब जो अकाउंटिंग मास्टर एक ऐसा मास्टर है जिससे हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं, पाउचर क्रिएट करते हैं। मतलब वह लेजर कौन सा है, उसका मेन हेड क्या होगा और किस वाउचर से रिलेटेड है, वो सब क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग मास्टर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अगला है इन्वेंट्री मास्टर। मतलब इन्वेंट्री मास्टर जो है वो आइटम से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है। मतलब जितने स्टॉक क्रिएट करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे जो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उसके लिए आना पड़ेगा इन्वेंट्री मास्टर में। ठीक है। वैसे नेक्स्ट अगला है पेरोल मास्टर। जो पेरोल मास्टर है इसका इस्तेमाल केवल सैलरी स्लिप बनाने के लिए किया जाता है, सैलरी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब बड़ी बड़ी कंपनी इसका इस्तेमाल ज्यादा करती है तो आ जाएंगे पेरोल मास्टर में। और नेक्स्ट अगला है स्टेटरी मास्टर। इसका इस्तेमाल जब हम अपनी कंपनी में टैक्स से रिलेटेड कोई फीचर्स इनेबल और डिसेबल करना होता है, ठीक है, या उस पर वर्क करने होते हैं, उसके लिए आते हैं स्टेटरी मास्टर में। तो देखो यहाँ पे दिया है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे 3 मास्टर दिए रहते हैं। अकाउंटिंग मास्टर में देखो दिया है प्रूफ, लेजर, करेंसी, वाउचर। इन्वेंट्री मास्टर में दिया देखो स्टॉक, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन। और स्टेटरी डिटेल में दिया जीएसटी डिटेल, पेन, ठीक है, से नंबर। समझे ना। मतलब जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा वैसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब एक बार पढ़ाऊंगा तभी समझ में नहीं आएगा, इसको एक एक करके समझने वाले हैं। पहले अकाउंटिंग मास्टर सीखेंगे, तब इन्वेंट्री मास्टर सीखेंगे, तब स्टेटरी डिटेल सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मेन जो हमारा ऑप्शन दिया है वह क्या दिया है, अकाउंटिंग मास्टर। तो चलिए इसके बारे में देखिए क्या बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत अकाउंट्स, ग्रुप, लेजर, वाउचर, ईटीसी को रखा गया है। ठीक है। अब ग्रुप क्या होता है तो मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था और आज भी फिर से समझ लो। देखो लिखा गया ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। मतलब एक समान नेचर वाले जितने हमारे लेजर होंगे, ठीक है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार का एक ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप में उसको रखेंगे। अब जैसे इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, अभी मैं बताने वाला हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज मेरा जो बिजनेस है, ध्यान देना, जो मेरा बिजनेस है, मैं किसी को क्या कर रहा हूँ, किसी बिजनेस को या किसी पर्सन को कोई गुड्स क्या कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ। अब सेल्स जिससे कर रहा हूँ उसका नाम है पीके, एक को सेल कर रहा हूं उनका नाम है डीके, एक को सेल कर रहा हूं उनका नाम है आरके, एक को सेल कर रहा हूं उनका नाम है एसके। अब ये सब क्या है हमारे, सेल करेंगे तो क्या होंगे हमारे, यह कस्टमर है, ये भी क्या है कस्टमर, ये भी क्या है कस्टमर, ये भी क्या है कस्टमर। तो ये देखो सब कस्टमर है ना जी, तो सब एक समान नेचर वाले हैं। बोलो। अब ऐसा मत समझना ये पीके तो गुस्सैला होगा, ठीक है, ये पता नहीं कैसा है, ये झगड़ालू है, इससे मतलब नहीं है। सब हमारे व्यापार के लिए क्या है, कस्टमर है। तो मेरे हिसाब से एक समान नेचर क्या है, कस्टमर है। और इसीलिए कस्टमर को जो बनाएंगे ना, इसका एक ग्रुप देंगे। क्या ग्रुप देंगे, तो देंगे डेबिटर्स। और जब अकाउंटिंग में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे सन्ड्री डेबिटर्स। कुछ समझे, जिसे बोलते ग्रुप। मतलब जितने एक समान वाले लोग आएंगे सबको एक ग्रुप में रख देंगे। चलो मान लो इस बार हम खरीद रहे हैं, वह खरीद रहे हैं किससे, आशुतोष ट्रेडर्स से, अमित ट्रेडर्स से, ठीक है, अजय ट्रेडर्स से। अब बताओ ये जायसवाल ट्रेडर्स से मान लो, ये तीनों हमारे क्या है, ये सप्लायर है। क्या है जी, सप्लायर है। और इनसे हम माल खरीद रहे हैं, और इसीलिए सप्लायर का एक ग्रुप होता है क्या, क्रेडिटर्स। और कौन सा क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मतलब इतना समझ जाओ, जैसा जैसा हमको मेटर मिलता जाएगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप सिलेक्शन करते जाएंगे। ठीक है। तो यही बोला गया है कि ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। ठीक है। अर्थात एक जैसे, ठीक है, नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट ग्रुप कहलाता है। जैसे सभी कस्टमर लेजर को सन्ड्री डेबिटर ग्रुप में बनाना होता है, जिससे उनको देखना
और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होती है। होगा कि नहीं होगा बताइए? अगर अलग अलग बनाएंगे तो रिपोर्ट अलग अलग देखना पड़ेगा ना, लेकिन एक बार में समरी देखना है केवल तो आराम से हम लोग ग्रुप से देख सकते हैं ना। मतलब डिटेल में देखना है तो सबका लेजर खोलना पड़ेगा, लेकिन एक समरी देखना हो तो ग्रुप से काम चल जाएगा। इसीलिए ग्रुप बनाना बहुत जरूरी होता है। अब चलो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। टैली में पहले से बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं। अब कितने ग्रुप बने होते हैं देखिए हमें बताया जा रहा है। प्री डिफाइंड, मतलब प्री डिफाइंड का मतलब पहले से वो क्या है, बना हुआ है, डिफाइन किया गया है ग्रुप इन टैली प्राइम। प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम मतलब टैली प्राइम में पहले से ही हमारे बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं। और टोटल कितने ग्रुप बने होते हैं तो 28। कितने बने होते हैं 28 ग्रुप पहले से बना होता है। उसमें भी 15 हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है और 13 हमारा सब ग्रुप होता है। अब समझ जाओ, अकाउंटिंग करते समय जितना हम लेजर बनाएंगे, जितना लेजर बनाएंगे 10 20 50 100 150 200 जितना बनाएंगे, सबका जो ग्रुप होगा ना इसी 28 में से होगा। इस 28 के अलावा दूसरा कोई ग्रुप नहीं बनेगा और इसी में पूरा व्यापार हो जाएगा। हाँ आपकी मर्जी, आप 28 से 50 बना लो, आप बना सकते हो, लेकिन ध्यान देना ये जो 50 आप ग्रुप बनाओगे ना वह किससे रिलेटेड आएगा, इन्हीं 28 से रिलेटेड आएगा। मतलब इस 28 से बाहर कहीं नहीं निकल सकते। अब 50 बनाओ चाहे 100 बनाओ चाहे 200 बनाओ, आप अपने सुविधा के अनुसार जितना ग्रुप बनाओ, लेकिन जब मेन जो ग्रुप रहेगा ना वह इन्हीं 28 में से रहेगा। इसलिए कहा जाता है प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम, मतलब पहले से जो अकाउंटिंग करते समय ग्रुप होने चाहिए वो पहले से बना होता है। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक को 15 में बताया गया प्राइमरी ग्रुप है और 13 बताया गया है सब ग्रुप है। अब चलो ये भी समझ लो प्राइमरी ग्रुप किसे कहेंगे और सब ग्रुप किसे कहेंगे, जिससे आगे चल के अकाउंटिंग करते समय हमको दिक्कत ना हो और आप आसानी तरीके समझ सको और अकाउंटिंग कर सको। क्लियर है बाबू इतना? बोलो। तो चलो मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो सके। और आप बताइए थोड़ा सा, आप मुझे बताना कि यह जो हमारा व्यापार है और जब हम किसी को कोई गुड्स क्या करते हैं बेचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टमर। बोलो। और कस्टमर से मान लो हमने 500 रुपये का सामान बेच दिया, तो ये कस्टमर से पैसा लेना है कि देना है? बोलो जल्दी से। लेना है। और मैंने बताया था जो पैसा हमको लेना है वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। क्लियर है इतना? इन आप बताओ कस्टमर से जो पैसा लेना है वह कौन सा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स या करेंट एसेट्स? बोलो जल्दी से। पढ़ाया हूं, ये कौन सा एसेट्स है? जी करेंट एसेट्स है। बोलो। क्यों? क्योंकि इसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है। आज 500 है, कल 1000 हो सकता है, कल परसों 0 हो सकता है, फिर अगले दिन 5000 हो सकता है ना जी। मतलब ये अमाउंट क्या होता है, फ्लो हमेशा घटता बढ़ता रहता है और इसीलिए क्या बोला गया यह जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो लेकिन आप बताओ ये हमारा करेंट एसेट्स है, लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के हम लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इससे कई सारे लोग को समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बोला गया कि जितने आपके कस्टमर आएंगे ना उनका जो ग्रुप रखना वह रखना क्या, सन्ड्री डेबिटर। क्या रखना, डेबिटर। और जो सन्ड्री डेबिटर है वो हमारे व्यापार के लिए अमाउंट एसेट्स है। और वो भी कौन सा एसेट्स है जी, तो देखो यहीं पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो 13 जो सब ग्रुप है ना वह 15 के अंतर्गत बना है। कितने के अंतर्गत बना है, इन्हीं 15 के अंतर्गत बना है। जैसे देखो सन्ड्री डेबिटर जो है ना वो बना है किसमें, करेंट एसेट्स में। मतलब जैसे हम लोग सन्ड्री डेबिटर में वो ग्रुप डालेंगे वो लेजर, पैसा कहाँ पे चला जाएगा जी, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जितने सप्लायर उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। तो देखो यहाँ पे बना है सन्ड्री क्रेडिटर।
और जितना सन्ड्री क्रेडिटर का पैसा होगा कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटीज में। किस वाले में? करंट लायबिलिटी में। समाया? मतलब सुविधा के अनुसार ये प्राइमरी में छाट दिया गया और सब ग्रुप में, लेकिन इनके अलावा भी हम 100, 150, 200 बना सकते हैं। अब लेकिन जो बनाएंगे इन्हीं 15 और 13 के अंतर्गत बनेगा, मतलब इन्हीं 28 के अंदर बनेगा। अब जहां जहां जैसा आएगा वैसा बनाना होगा। अगर इस समय समझा दूंगा तो रटोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं पढ़ाता जाऊंगा और एक एक करके समझाता जाऊंगा, और जहां जहां पे जैसा मैटर आएगा बताता जाऊंगा, आपको क्लियर होता जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। चलो आप बताइए, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे लिखा है देखो, सिक्योर लोन, और यहाँ पे क्या लिखा है? अनसिक्योर लोन। लेकिन सब लोन है ना जी, और लोन हमारे व्यापार के लिए क्या है? लाइबिलिटीज। लेकिन कौन सा लाइबिलिटीज है? तो लोन लाइबिलिटी। देखो यहाँ पे, सुनाया? तो ऐसे बहुत सारे नाम आ जाएंगे। आप बताओ कैश इन हैंड। आप बताओ कैश इन हैंड क्या है हमारे व्यापार के लिए? एसेट्स है, लेकिन कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है। इसीलिए इसको किसमें बनाया गया है? करंट एसेट्स में बनाया गया है। तो ऐसे धीरे धीरे देखो, स्टॉक क्या है हमारे व्यापार के लिए? ये भी एसेट्स है, लेकिन कौन सा एसेट्स है? ये भी करंट एसेट्स है। फिक्स एसेट्स कहाँ से हो गया? ये हमेशा माल बेचते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। अरे स्टॉक है तो फिक्स करके करेंगे, साल भर के बाद बेचेंगे। आज 50 पीस है, कल 0 हो सकता है, 200 पीस मंगवा सकते हैं। बोलिए। स्टॉक में और एसेट्स में दोनों में फर्क होता है। एसेट्स ही होता है, लेकिन वो फ्लोटिंग हमेशा घटता बढ़ता रहता है उसका। कोई दिक्कत? बोलो। इन्हीं 15 ग्रुप के बारे में देखो लिखा गया है। कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, बैंक होता है क्या, कैश इन हैंड क्या होता है। तो ये मैं एक बार पढ़ा दूंगा तो भी क्लियर नहीं होगा। धीरे धीरे जहां जहां पे जैसा आएगा मैं पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। क्लियर बाबू? तो आज बस आप लोग को करना क्या है,